नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मैं अपने प्रिय मित्रों के साथ बातचीत करने के लिए आया हुआ हूं और ये कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने सीमित संसाधनों में ही कुछ नया करने का प्रयास किया हुआ है। आज मैं अजय, राहुल और आपका नाम दिलीप के साथ बैठा हुआ हूँ। आमतौर पर जब भी किसी परीक्षा का रिजल्ट आता है या फिर हम तैयारी करते हैं तो सफल लोगों के इंटरव्यू इत्यादि को बहुत ही बेसब्री से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसको फॉलो करते हुए अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो हमने अपने इन मित्रों से बातचीत करना ज़्यादा उचित समझा, जो कि कई संघर्षों से गुजरते हुए अलग अलग मुकामों को हासिल किए हुए हैं। तो हमारी बातचीत से आप सभी को कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, कई पॉइंट्स हमने रखे हुए हैं, लेकिन पहले परिचय से हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अजय बैठे हुए हैं। अजय जो कि वर्तमान समय में NBS में प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं, TGT प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं। अजय, आप कहाँ के रहने वाले हैं और शुरुआती अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार। मैं अपना परिचय दूं तो मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरी स्कूलिंग राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज गोरखपुर से और स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बीच में B.Ed हरिश्चंद्र PG कॉलेज और प्रास्नातक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुआ। अभी मैं वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा ये सामान्य छोटा सा परिचय है। हमारे साथ राहुल बैठे हुए हैं। राहुल, अपना परिचय दीजिए। सभी दर्शकों को राहुल का प्रेमपूर्ण अभिवादन। सर ने मेरे सामान्य परिचय की बात की तो मेरा नाम राहुल कुमार यादव है। मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज गोरखपुर से की। मैंने स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है, 16 से 19 समय रहा। पढ़ाई स्नातक हिंदी विषय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय 19 से 21। मैं वर्तमान में शोध कार्य कर रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। ये मेरा सामान्य परिचय है। जी, हम लोगों के साथ दिलीप बैठे हुए हैं। दिलीप, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर। इत्तेफाक की बात यह है कि हम तीनों साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर और हम तीनों ने एक ही जगह से स्कूलिंग की है। जैसा कि साथी ने बताया कि राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज गोरखपुर से हमारी स्कूलिंग हुई है। तत्पश्चात स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी ऑनर्स के साथ, उसके बाद हमने अपना स्नातक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा केंद्र से की है और वर्तमान समय में मैं वहीं का शोधार्थी हूँ। अजय, राहुल और दिलीप से बातचीत करते हुए यही लगा कि मैं अपने लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ और दिव्यांग छात्रों से के बीच में जब मैं स्नातक का विद्यार्थी था तभी से कुछ इन लोगों के लिए किया करता था, रिकॉर्डिंग इत्यादि। और राहुल ने बताया कि छायावाद नामवर सिंह की पुस्तक जो मेरी आवाज़ में रिकॉर्डेड है, अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में ऑडियो रिकॉर्डिंग है भी। बिल्कुल। तो सामान्य तौर पर जब राहुल से बात हो रही थी तो मुझे नहीं पता था कि राहुल दिव्यांग है। मुझे लगा कि कोई राहुल नाम का इन लोगों का सहयोग करते होंगे, लेकिन जब अचानक मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई, मैं भी एक साक्षात्कार से गुजरते हुए नई दिल्ली से आया बनारस और अचानक लगा कि इन लोगों से मैं बातचीत करूं, तो फिर ये लोग मिले और बहुत ही सम्मान के साथ बिरला बी हॉस्टल में इन्होंने लाया और इस तरीके से मेरे सेवा सत्कार में लग गए कि मुझे लगा कि शायद मैंने इन लोगों के दिल को छुआ है और अच्छा लगा काफ़ी। और इन्होंने बताया कि पढ़ाई करते हुए
नेट JRF क्वालिफाइड हैं, जिन नौकरियों को लेकर हम सभी प्रायः चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनमें भी इन लोगों ने सफलता हासिल की है। मैं सोच रहा था कि सामान्य विद्यार्थी और इनके जैसे चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण जीवन जीने वाले विद्यार्थी दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, कंपटीशन उतना ही है, और ये लोग भी उसी तरीके से इस प्रतियोगिता में अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। ये काफ़ी प्रेरणादायी है, तो इनसे बात करना चाहिए। और सामान्य तौर पर हम सब तमाम इंटरव्यूज़ देखते हैं, लेकिन उन सभी इंटरव्यूज़ में सबसे अलग तरीके का इंटरव्यू होगा। इन लोगों के अनुभवों से हम सब बहुत सीखेंगे भी। तो अजय, आपने जब UGC नेट की तैयारी की या फिर प्रवक्ता बनने के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको कहाँ से इसका मोटिवेशन मिला, या फिर आपको कैसे लगा कि मुझे नेट JRF की तैयारी करनी चाहिए? जब मैं स्नातक कर रहा था तो उस समय सभी विद्यार्थियों के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि कहाँ से हमको कंटेंट मिले और क्या करें क्या ना करें। ये चाहे सामान्य विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी प्रकार से दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति हो, तो सबके जीवन में ये समस्याएं आती हैं। तो उस दौर से मैं भी गुजर रहा था, मेरे भी दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि कैसे क्या करना है। तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने की, पढ़ने की कोशिश की। तो अमूमन हम लोगों के जीवन में क्या होता है कि पुस्तक, जो नॉर्मल पुस्तक होता है, वो पढ़ना थोड़ी कठिन हो जाती है। इसके पीछे की चुनौती ये हो जाती है कि वो प्रिंटिंग में लिखी होती है, तो उसको पढ़ना बड़ी मुश्किल होती है। तो उसको हम लोगों को पढ़ने के लिए रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, इधर उधर से कंटेंट ढूंढने की कोशिश करी कि कहाँ से मिल जाए, क्या मिले क्या ना मिले। तो ऐसे दौर में हम लोग YouTube पर ढूंढना शुरू किए, क्योंकि हम लोग के पास एक विकल्प बचता है उस समय YouTube। तो YouTube पर ढूंढना शुरू किए, तो बहुत सारे चैनल को खंगालने के बाद, ढूंढने के बाद, तो हम लोगों का ध्यान पहुंचा धीरे धीरे अनुराज हिंदी एकेडमी की तरफ। तो उसके बाद हम लोगों ने जब अनुराज हिंदी एकेडमी से अपने आप को जोड़ा, तो देखा कि वहाँ पे कंटेंट बहुत कम शब्दों में, जिसको बोलते हैं कि बहुत इधर उधर घुमा फिरा करके बात न करने के बजाय सीधे विषय पे बात की जाने लगी वहाँ पे। और वहाँ पे पढ़ाना, जो सर पढ़ा रहे थे, हम लोगों को फॉलो करना और पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता चला गया। तो हम लोग अनुराज हिंदी एकेडमी को फॉलो किए उसी से, और कुछ PDF के माध्यम से, अनुराज हिंदी एकेडमी के माध्यम से नेट में भी सफलता, JRF भी हुआ। उसके बाद फिर जब वैकेंसी आई नवोदय की, तो उसमें भी हम लोगों ने तैयारी किया। उसमें भी सर का बहुत बड़ा, इनके चैनल का बहुत मुख्य भूमिका रही। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े, और इस तरीके से आज फिलहाल में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सर के साथ। जी। राहुल, आपको कहाँ से सबसे पहले ये प्रेरणा मिली कि मैं नेट JRF करूँगा, उच्च शिक्षा में जाऊँगा? सबसे पहली प्रेरणा, नेट JRF होता क्या है, इसकी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए थी। तो मैं बहुत निसंकोच बात करूंगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो सुन रहे हैं यंग हैं, बिल्कुल हमारी तरह हैं। हर व्यक्ति के सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, ये बहुत मैं सच्चाई बताता हूँ। तो जिस वक्त मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी था, तो उस वक्त एंड्रॉयड हमारे हाथ में नहीं था, कीपैड था। तो मेरा परिचय हुआ एक स्टूडेंट से फ़ोन पर। उनके अनुसार वो शोध कार्य कर रही थी हिंदी विषय से। तो वहाँ से मेरा परिचय हुआ, और जब मैंने उनको अपने बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि आपकी हिंदी अच्छी है, आप क्यों नहीं रिसर्च करें। मैं कहा रिसर्च क्या होता है, मैं तो कक्षा 12 का विद्यार्थी, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। तो वहाँ से उन्होंने मुझे बताया कि नेट JRF की आप तैयारी कीजिए, यदि आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको रिसर्च के लिए बेहतर गाइडेंस मिलेगा, बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी, आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये नेट JRF की जो चीज़ें हैं मेरे माइंड में वहीं से आई। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने के बाद जो हमारे सीनियर थे, उनसे मुझे मार्गदर्शन मिला। तो रजनी सर, वहाँ तक तो जो पढ़ने की सामग्री थी बहुत अभाव था, और वहाँ तक तो कीपैड मोबाइल ही हाथ में था, एंड्रॉयड तो हाथ में था नहीं। सन 2017 या 18 के बाद मुझे जितना याद है ठीक से, मेरे हाथ में एंड्रॉयड आया। तो एंड्रॉयड मेरे हाथ में आने के बाद बगल में दिलीप जी बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे अनुराज हिंदी एकेडमी के बारे में बताया कि राहुल बहुत अच्छा चैनल, आप इसको पढ़िए, और इस चैनल पे राहुल कम समय में आपको पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी, बिना इधर उधर की बातें किए
तो मैंने इस चैनल को फॉलो किया और आज मुझे आपके चैनल को फॉलो करते हुए 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं। मैंने रामचंद्र शुक्ल जी को 3 बार पढ़ लिया है और पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं जितनी बार पढ़ूंगा मुझे चीज़ें उतनी ही याद होती जाएंगी और कभी मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी पुस्तक मैं याद कर सकता हूँ शुक्ल जी को पढ़ते पढ़ते। तो मेरे JRF क्वालिफाई करने के पीछे मैं बेसंकोच कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का योगदान थोड़ा बहुत रहा, वो ठीक है, लेकिन उससे अधिक योगदान जो अमरनाथ हिंदी अकादमी है चैनल यूट्यूब का, उसका बहुत बड़ा योगदान है और शोध में तो बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे। जी दिलीप जी बैठे हैं। मुझे याद है कि एक बार इन्होंने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि सर आप जो प्रश्न पढ़ते हैं उनके विकल्पों को पूरा पढ़ा कीजिए। चूँकि मैं भी नया नया था और बहुत पढ़ाने का उस तरीके से अनुभव नहीं था, ख़ासतौर से यूट्यूब चैनल इत्यादि पर। और इस केवल प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में प्रतियोगिता नहीं है बल्कि पढ़ाने में भी प्रतियोगिता है। तो मुझे लगता था कि मैं कम समय का कंटेंट बनाऊं और जो उत्तर है उसी को बताकर आगे बढ़ जाऊं। लेकिन दिलीप ने कहा कि सर हम दिव्यांग लोग भी जुड़े हुए हैं तो आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने समय को एकदम से उसके बहाव को एकदम से स्वतंत्र कर दिया और मुझे लगा कि नहीं, जितने में सभी तरीके के विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में आएंगी हम उसको पढ़ाएंगे। बाकी जो गंभीर विद्यार्थी होंगे वो आज नहीं तो कल इस चीज़ को समझेंगे और तमाम विद्यार्थी समझ भी रहे हैं। तो दिलीप को तो इसके लिए काफ़ी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा बहुत गाइडेंस भी किया। मैं दिलीप से जानना चाहूँगा कि उनको नेट JRF या उच्च शिक्षा में आने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली और यहाँ तक का सफ़र उन्होंने कैसे हासिल किया है। जैसा कि साथियों ने बताया अभी, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। ये जब हम स्नातक में आते हैं कहीं किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी कॉलेज महाविद्यालय में, तो मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूँ तो मैं जब स्नातक के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया, एंट्रेंस दिया, तो ये कहीं से तय नहीं था मुझे कि हिंदी साहित्य में आना है मुझे। मेरी इच्छा थी मैं सोशल साइंस हिस्ट्री से ऑनर्स के साथ करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि अब उस तरीके का मार्क्स नहीं आया मेरा, तो आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन हुआ हिंदी ऑनर्स के साथ। और हिंदी साहित्य से जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि नहीं इस साहित्य से ही अब कैरियर बनाना है अपना। तो स्नातक के दौरान तो स्वाभाविक सी बात होती है, जब हिंदी साहित्य में आपको समझ बनानी होती है तो सबसे पहले आप विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप पढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य के सरल इतिहास चूँकि रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में तो मुझे मिल गई थी स्नातक के दौरान, लेकिन जब स्नातक पूरा हुआ उसके बाद से बात आई कि अब मास्टर्स करना है। मास्टर्स पहले तो JNU का नाम मतलब स्नातक के दौरान सुना तो था, लेकिन इच्छा ऐसा नहीं सोचा था कि JNU जाना होगा मुझे। तो कुछ मित्र थे, उन लोगों ने अपना फॉर्म भरा तो मैंने भी फॉर्म भरा। उसके बाद सबने साथ में तैयारी की। तो इत्तेफाक की बात यही है कि हमारे साथियों में से केवल मेरा ही एडमिशन वहाँ हो पाया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जितने हमारे साथ एडमिशन ले रहे थे उनमें से केवल मेरा एडमिशन हुआ। तो वहाँ जाने के बाद पहली बात तो ये है कि एक अकेला सा फील हो रहा था कि कोई साथी नहीं है, नया जगह है। तो वहाँ पे उसको समझा, फिर JNU को समझने के बाद तो JNU से आप जब जुड़ाव महसूस करते हैं तो वहाँ से आप निकलने के बाद किस तरह क्या फील करते हैं सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो वहाँ जाने के बाद जब लोगों से बातचीत हुई, UGC नेट के बारे में सुना तो था, लेकिन मास्टर्स में जाने के बाद हम उसके एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने तो जैसा साथियों ने बताया कि सर के चैनल को फॉलो करते हुए, सर के चैनल को फॉलो तो किया उसके साथ ही साथ जो हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं उसको हमने सबसे पहले पढ़ा। और सबसे अच्छी बात यही है कि ये सब की जानकारी हमें सर के यूट्यूब चैनल से मिल रही थी। तो सर के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हुए हमने हिंदी साहित्य के लिए अपनी पूरी तैयारी की। और खास करके विशेष रूप से सर जो बताते हैं, और हमारे सर लोग भी बताया करते थे जब हम मास्टर्स में पढ़ रहे थे कि 4 साहित्य ग्रंथों को पढ़ना कितना आवश्यक है। हिंदी साहित्य को आपको अच्छी समझ बनानी है तो शुक्ल को और रामस्वरूप चतुर्वेदी को, बच्चन सिंह को और विश्वनाथ त्रिपाठी को, इन सभी को पढ़कर ही आप हिंदी साहित्य में एक अच्छी समझ बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी सर के चैनल से मिलती थी और सर से जुड़ाव तो था ही। तो उसके बाद इसी प्रकार हमने तैयारी करके अपना UGC नेट निकाला, JRF हुआ। पहली बार में तो नेट हुआ था, उसके बाद से JRF हुआ। अभी वर्तमान में मैं शोध कार्य कर रहा हूँ जी। इन तीनों मित्रों से बातचीत करते हुए यही लग रहा है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी चाहेंगे तो कोई भी काम कर सकते हैं। और दुनिया में कितनी भी बाधाएं आती हैं उनको
पार करना ये सब लोग जानते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है बातचीत करके। मैं आखिरी बिंदु तीनों मित्रों से यही पूछूंगा कि आमतौर पर जब भी हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तैयारी करते हैं और परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं तो तमाम दबावों को लेकर जाते हैं और जो हमें अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए अब वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो मैं अजय से पूछना चाहूँगा कि तमाम चुनौतियों को आपका सामना करते हुए कैसे आपने तैयारी की, और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं खास तौर से उनको ध्यान में रखते हुए कुछ आप अगर सलाह देना चाहें, और तमाम विद्यार्थी इसको मंत्र भी कहते हैं तो कुछ मंत्र देना चाहें तो अजय आप दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम 3 लोग बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 2012 से एक दूसरे को जानते हैं और लगभग 14 वर्ष बीत गया साथ, 16 वर्ष लगभग 14-15 वर्ष बीते। तो सबसे मजेदार बात ये बताऊं कि हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम अगर कभी भी डिमोटिवेट होते हैं तो तीनों किस तरीके से अपने आप को एक दूसरे से बात करके मोटिवेट करते हैं कि नहीं ये चीज हो सकता है। और उसमें सबसे बड़ा जो पहलू निकल करके आता है, हर विद्यार्थी को ये चीज समझना चाहिए कि हारना एक बात होता है और हार मान लेना 2 बात होता है, दूसरी बात होती है। हम किसी एंट्रेंस को के कंपटीशन में बैठ रहे हैं, हम अगर उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक है नहीं निकला, वो अलग बात है। लेकिन हम अगर उसको मान करके बैठ गए, दोबारा ट्राई करेंगे, हम निकालेंगे, लेकिन वो हम एक बार हारे लेकिन हम उसको बार बार सामना कर रहे हैं उसका। लेकिन अगर वही हम वहां हार रहे हैं लेकिन अगर उसको हम हार मान करके बैठ गए तो शायद वहां पर हम अपने किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों, मेरे अंदर व्यक्तिगत सबसे बड़ी जो चीज निकल करके आई वो है सकारात्मक सोच। मैं जब से मेरे को समझ आया और जब से मैं पढ़ना शुरू किया, मैं अपने अंदर एक चीज मान करके चला कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ दोनों बैठे हुए हैं मेरे साथ, अगर अभी जब इनकी बारी आएगी तो इनसे पूछिएगा, मैं इनसे जब बातचीत करता था तो मैं कभी भी इनसे ये कहता था कि नहीं, ये संभव ही नहीं है कि हम लोग इस चीज को ना कर सके। मैं बीएड किया और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम तीनों ग्रेजुएशन का एंट्रेंस दिए थे तो उस वक्त हम लोगों के बड़े शानदार मार्क्स आए थे ग्रेजुएशन में। और ग्रेजुएशन में जब शानदार मार्क्स आए थे तो उस वक्त हम लोगों की यही बातचीत होती थी कि यार इतना जबरदस्त मार्क्स ला करके हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और तीनों की सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों का ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम लोग हिंदी से ग्रेजुएशन करें, ठीक है, हम लोग एसएसटी सोशल साइंस की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन ये हम लोग इधर चल के आए। और उसके बाद जब बीएड किए तो बीएड के दौरान भी हमारे यूपी बीएड से मैं किया, उस समय भी मेरा 250 प्लस मार्क्स आए थे, वो भी अच्छे थे। अब जब बारी आई जेएनयू की तो दिमाग में ये चीज था कि यार काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए किए और उधर से बीएड किए तो एक जगह और बचा है जिसको हम मास्टर्स कैसे नहीं कर सकते हैं। तो ये इन लोगों का ये कहना था कि यार अजय तू ऐसा व्यक्ति है जो कर सकता है वहां से मास्टर्स, तू मेहनत कर, हिम्मत बना, हौसला रख, तू कर सकता है। तो मेरा ये था कि यार सही बात है, मैं नहीं तो कौन कर सकता है, ठीक है। मैं वहां मेहनत करना शुरू किया और रोज सुबह जब सो करके उठता था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आता था कि मेरे को वहां से कैसे भी करके मास्टर्स करना है, कैसे भी करके मास्टर्स करना है और मैं ही वो कर सकता हूँ। और जब मैं वहां दिया एंट्रेंस तो वहां भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, वक्त ने बहुत परीक्षा ली, अलग अलग तरीके से परीक्षा ली, इतना समय नहीं है कि उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। 2 बार मेरे को जेएनयू ने मेरे गलती से या फिर सिस्टम के गलती से 2 बार हम डिस्क्वालीफाई किए गए वहां जब एंट्रेंस के बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने हिम्मत को हारा नहीं, ठीक है। फिर भी मैं मेहनत किया और मेरा एडमिशन हुआ। और उसके बाद जब बीएड तो किया ही था, एग्जाम शुरू हो गए, एग्जाम देने लगा, अब एंट्रेंस की तैयारी करने लगा। उस वक्त 3rd सेमेस्टर में जब मैं था, जब जेएनयू का फॉर्म निकला हुआ था, जेएनवी का, नवोदय का, तो 3rd सेमेस्टर में जब मैं था तो उस समय जब वो फॉर्म आया तो मैं ऐसे ही फॉर्म भर दिया। मुझे पता चला यार 1-2 सीट है नवोदय में, क्या ही एग्जाम देना है। तो बगल में बैठा हुआ दिलीप है, उसका ये कहना होता था कि भाई बीएड करके आया है, जाओ, एग्जाम देने में क्या जाता है, ठीक है। दोस्तों के मोटिवेशन के जरिए मैं पहुंच गया
एग्ज़ाम दिया, और जब पेपर में बैठा तो उस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे, तो थर्ड सेमेस्टर का समय चल रहा था। तो उस वक्त हम जब पढ़ कर के आए, एग्ज़ाम दिए, तो एग्ज़ाम बहुत शानदार गया, और एग्ज़ाम बहुत शानदार गया, मार्क्स भी बहुत शानदार आए, ठीक है। अब इंटरव्यू की बारी आई जब, तो इंटरव्यू के लिए मेरा 24 फरवरी 2023 को इंटरव्यू था, जहाँ तक मुझे बढ़िया से याद आ रहा है। तो मैं बोला कि क्या जाऊँ इंटरव्यू देने के लिए, होना वोना है नहीं, क्या झूठे परेशान होना। तो ये बोला कि नहीं, तू इंटरव्यू देने जा, हो ना हो लेकिन कम से कम तेरा एक अनुभव तो होगा ना। तो मैं बोला ठीक है यार, जाने में क्या जाता है, मैं चला जाता हूँ। मैं गया वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। मैं इंटरव्यू दे करके वहां पर गया, इंटरव्यू दे करके आया। रिजल्ट क्या है, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब इंटरव्यू से बाहर निकल करके आया इंटरव्यू दे करके, तो मेरे से सबसे पहले लोगों ने फोन किया, बोला तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। मैं बोला यार, हो ना हो ये एक बात है, लेकिन इनको इंटरव्यू दे करके मजा आ गया। और वो मजा आ गया, इतना सुकून मिला कि जैसे लगा कि मेरी नियुक्ति हो गई हो, ठीक है। और उसके बाद मैं हर सुबह एक ही बात बोलता था। मेरा रूममेट, सौभाग्य से दिलीप मेरा रूममेट भी रहा, ठीक है, वहां पर। तो मैं हर सुबह एक ही बात बोलता था, दिलीप यार लगता है कि मैं नवोदय में हो जाऊंगा। और सबसे बड़ी, मैं जो सकारात्मकता की बात किया, जो चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनसे भी मैं ये बात बोलूंगा कि जब भी परीक्षा हॉल में जाएं या कहीं भी आप जाएं, तो आपके जीवन में नकारात्मकता आपके ऊपर हावी ना हो। अगर नकारात्मकता हावी हुई, तब आप किसी भी चीज को सफल होने में, कहीं भी सफल होने में आपके लिए मुश्किल होगा। मेरे मन में एक चीज ये था कि मैं अगर अपने फेयरवेल में खड़ा हूं JNU में, तो मेरे पास, मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होनी चाहिए। बैठा हुआ बगल में दोस्त है, उससे पूछिएगा। हर दिन बस एक ही बात बोलता था कि मेरे को, जब मैं वहाँ नवोदय जवाहरलाल नेहरू के यूनिवर्सिटी के मैं जब फेयरवेल में खड़ा हूँ, तो मेरे हाथ में इंटरव्यू ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। और मैं हर दिन ये सुबह बोलता था, और मेरे को सामने से स्वयं बैठा हुआ मेरा रूममेट था दिलीप, वो मोटिवेट करता था कि हाँ तू है, तेरा पक्का होगा। कभी मैं डिमोटिवेट होता था तो ये बोलता था कि टेंशन ना कर, तेरा होगा, ठीक है। और वो समय आया जब मैं 4th सेमेस्टर का 3rd पेपर दे रहा था। उस दिन मेरा जो है लेटर आया, और उसमें मेरा सिलेक्शन था। और उसके बाद जब मैं फेयरवेल में खड़ा हुआ था, तो मेरे हाथ में उस वक्त ज्वाइनिंग लेटर थी। और मैं विद्यार्थियों से भी ये कहना चाहूंगा कि सब कुछ ठीक है, वक्त परीक्षा लेगी, और जो धैर्य रखा वो सफल हुआ, जो थोड़ा सा डगमगाया उसके लिए समस्याएं होंगी। तो मेरा बस ये वर्तमान में जितने लोग भी जुड़े हैं उनसे ये विनम्र प्रार्थना है कि वक्त परीक्षा लेगी, आप परीक्षा के लिए तैयार रहिए। वक्त परेशान कर सकता है, लेकिन आप पराजित कभी नहीं हो सकते। तो आप इसके लिए धैर्य रखिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। वक्त एक दिन जरूर आएगा जब मंजिल आपकी कदम चूमेगी। तो मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है आज लगभग 3 वर्षों से, मैं दरअसल JNU और JNV दोनों एक ही चीज, थोड़ा बस U और V का अंतर है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में समस्याएं हो रही थी। लेकिन फिर भी आज मेरा ये 3 वर्षों का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और तकरीबन 550 बच्चों के बीच में मैं रहता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, और टीचिंग करा करके, पढ़ा करके उनके साथ जो जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा मज़ा आता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शक हैं, वो भी अपने अंदर सबसे पहली चीज़ रखें, वो है सकारात्मकता, वो कभी ना खोएं। धन्यवाद। अजय ने बहुत बड़ी बात कही, कम से कम 4-5 बातों पर इन्होंने अपने को फोकस किया। पहले तो इन्होंने कहा कि आप सकारात्मक रहिए, मेहनत करते रहिए, और अच्छे मित्रों का एक ग्रुप बनाइए। कई बार आप जब डीमोटिवेट होते हैं, तो वहाँ पर ना आपके परिवारजन काम में आते हैं, ना टीचर काम में आते हैं, मित्र ही काम में आते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, और अजय ने भी यही कहा, और मेहनत करते रहना है। तो सर बस 1 मिनट मैं रोकूंगा सर, सॉरी, माफी चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के जीवन में एक सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं, वो है स्क्राइब की, राइटर की। हम अगर कितना भी अच्छा पढ़ लिख ले, लेकिन हमारे पास अगर स्क्राइब ना हो सर, तो हम लोगों के लिए बड़ी समस्याएं होती हैं। और हम लोगों के मित्रों का और लोगों का सहयोग रहता है, जो हम लोग जब भी ज़रूरत होती है, हमारे जूनियर्स मिलते हैं, 12th के बच्चे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे, उन लोगों की जो भूमिका होती है, हम लोगों के साथ कॉपी लिखते हैं और हम लोगों के साथ बैठते हैं। तो सर ने जो दोस्ती की बात कही, वो दोस्ती का एक मिसाल है कि शायद हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और मेहनत कर पाए हैं।
राहुल, आपने भी नेट JRF और उच्च शिक्षा तक अपनी यात्रा पूरी की है और जल्दी ही हम सब उम्मीद करते हैं कि आप भी एक नौकरी पेशा जीवन में आ जाएं। आपने जो भी तैयारी की उसके दौरान आपको जो भी चुनौतियां मिली या फिर जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो जिन चीज़ों से घबराते हैं उनको लेकर आप क्या कह सकते हैं? शुक्रिया अपनी शुभकामनाएं मुझे देने के लिए। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों को अजय ने बहुत कुछ कह दिया और मेरे दिल के लिए बहुत कुछ शेष रहा नहीं है सिवाय अपने अनुभव के। जी। हमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए सर। आपने ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया 4-5 दिन पहले, तो उसमें दिव्या उपन्यास का एक कोटेशन मैं कोट करूंगा बच्चों आपके लिए कि मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा विधान। तो ये यशपाल ने यूं ही नहीं लिख दिया, हमें इस कोटेशन को अपने जीवन में उतार लेना है। जब तक हम खुद पर विश्वास रखेंगे नहीं तब तक कामयाबी हमारे कदम नहीं चूम सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। देखिए मैं जब बैठ के पढ़ता हूँ लाइब्रेरी में, सबसे पहला कि मैं क्यों ना 1 घंटा पढूं 2 घंटा पढूं, पर पूरे एकाग्रता के साथ। हमारी एकाग्रता कहीं और न हो सिवाय हमारी पुस्तकों के, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। कठिनाइयाँ लाख आती हैं और वो जीवन पर्यंत आएंगी, लेकिन हमारी महानता या हमारी उपलब्धि इसी बात में है दर्शकों कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं, कितना पॉजिटिव होकर के। और रजनी सर ने भी कहा, अजय ने भी कहा, मैं भी स्वीकार करता हूँ कि अच्छे दोस्तों की संगति होना हमारे आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कितने अच्छे अच्छे लोग हमारे पास हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि एक पुस्तक हज़ारों दोस्तों की बराबरी कर सकती है। तो अच्छे दोस्त और अच्छी पुस्तकें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना समय पुस्तकों में देंगे उतना ही आपका जीवन सार्थक होगा। जी, मैंने यही किया है अपने अब तक के जीवन में। राहुल ने भी बहुत अच्छी बात कही। जिस चीज़ को अजय ने, इन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, लेकिन उसमें से इन्होंने खंगाल कर निकाल दिया, ये काफ़ी और इन्होंने एकाग्रता की बात की, आत्मविश्वास की बात की। ये भी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए एक धन की तरह है। और कई बार हम तैयारी करते, तमाम सुविधाएं होती हैं, अच्छे टीचर्स के बीच में रहते हैं, लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, फिर भी लगता है कि कुछ कमी रह जा रही है। कमी किस चीज़ की है? एकाग्रता और आत्मविश्वास की है। और मैं तो कई बार क्वेश्चन हल कराते हुए बताता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चन मोटिवेशनल टाइप के आते हैं तो मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ और उसको राहुल ने याद रखा, अच्छा लगा। और मैं दिलीप से पूछना चाहूँगा इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि ये पूरा इंटरव्यू अनुभवों पर आधारित है। भले हम एक ग्रुप में यहाँ पर बैठे हैं, हमारा अनुभव अलग है, इन तीनों लोगों का अनुभव अलग है, पीछे बैठे हुए हैं इनका भी अनुभव अलग है, कैमरे पर प्रसेनजीत काम कर रहे हैं, इनका भी, प्रेमजीत, इनका भी अनुभव अलग है। तो अनुभव से ही तो हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अनुभव पर आधारित तो हमारे साहित्य में कई विमर्श भी चल रहे हैं। मैं दिलीप से पूछूंगा कि आप जो विद्यार्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं और बीच बीच में उनको लगता है कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए या फिर अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके सामने जब 2 लोग बोल चुके हैं और जब आपका आखिरी नंबर हो तो रहता नहीं है कुछ बोलने के लिए, तो उसी बात को रिपीट नहीं करूँगा। बस मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि एज ए प्रतिभागी छात्र के रूप में मैं देखूं अपने आप को, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम चुनौती को स्वीकार करें। पहले चुनौतियां हैं, जब चुनौती रहेगी तो हम उसका सामना क्या करेंगे? चुनौती है, चुनौती को स्वीकार करेंगे। जब चुनौती को स्वीकार करेंगे तो समाधान आपके अंतःकरण से ही आएगा। आपको स्वयं में विश्वास होगा। जब हमारे सामने कोई समस्या नहीं रहेगी तो उसका हम किसके लिए प्रयास करेंगे? तो समस्या हमारे पास होगी, उसके लिए हम स्वतः अग्रसर होंगे, उस पर काम करेंगे। और मैं खास करके आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूं विद्यार्थी जीवन को लेकर के, तो चुनौतियां काफ़ी हद तक हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वर्तमान स्थिति नौकरी को लेकर ये है कि कई बार नौकरियां आती नहीं हैं, आती हैं तो एग्ज़ाम 4 साल 5 साल 6 साल लेट होता है, या तो किसी कारणवश एग्ज़ाम होता है तो रद्द हो जाता है। तो ऐसे दौरान में चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं जीवन में। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो सिस्टम की बात है। सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है।
लेकिन हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास बस इतना ही रह जाता है कि हम अगर फॉर्म आया हुआ है तो हम उसकी तैयारी में लगे रहें, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि हम विकल्प में भी कोई अपना कैरियर तलाशते रहें। ऐसा ये होगा कि हम, हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वो उस क्षेत्र में हम ना जा पाए, लेकिन करियर को चलाने के लिए कुछ तो आर्थिक सहायता चाहिए आपको, तो कोई अलग करियर बनाकर भी आप अपने अपने मन के हिसाब से जो आप जिस नौकरी में जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसको आप बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक मेरा कहना ये कि आज के समय में खास करके कि एक विकल्प रखना चाहिए, लेकिन हाँ, विकल्प रखने के साथ साथ जो आपका लक्ष्य है उसे नहीं भूलना चाहिए, उस पर आपको काम करते रहना चाहिए। मेरा अनुभव अभी तक का यही रहा है। एक प्रतिभागी के रूप में मैं भी हूँ, आजकल परीक्षाएं दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा सफलता मिली नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। जी, बिल्कुल सफलता मिलेगी। और मैं चलते चलते अपने तीनों प्रतियोगी छात्रों मित्रों से यही कहना चाहूँगा, पूछूंगा एक सवाल और, कि तैयारी करते समय खासतौर से हिंदी साहित्य की तैयारी आप कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, या फिर किसी भी राज्य के प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए, तो मुख्य रूप से किन किन किताबों को पढ़ना चाहिए? उसमें मेरी किताबों का नाम नहीं लेना है, क्योंकि वो किताबें पब्लिक डोमेन में हैं। अभी मूल रूप से जो मेन किताबें हैं उन्हीं का नाम आप बताएंगे, तो तीनों लोग अलग अलग तरीके से अपने जो भी किताब पढ़ते हैं। मैं सिर्फ मतलब अभी एक मतलब जैसे मैंने बताया, पिछली बार बात किया, मैंने बात करते हुए बताया कि हिंदी साहित्य अगर आप आरंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसको आप लें, उस पर एक समझ बनाए हिंदी साहित्य को लेकर, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी सरल है और वो समझ में आ जाती है। जब हम आरंभ करते हैं तो हमें पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद हम तीन जो किताबें हैं उस पर हमें हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, किताब का कुछ ऐसा ही नाम है, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ। तो इन किताबों को तब पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमारे ध्यान में रहता ही है, सभी ध्यान में रखते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं उसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी चाहिए। राहुल, आप बताइए। मैं समझता हूँ कि दिलीप ने जिन पुस्तकों का जिक्र किया, इन पुस्तकों के सिवाय और ऐसा कुछ बचा नहीं जिसका जिक्र मैं करूँ। हाँ, ये मैं जरूर कहूँ कि आप पांडे को भी पढ़ते रहिए, गोविंद चंद पांडे जी को। रजनीश सर, पढ़ने के साथ साथ मित्रों के साथ बैठकर चर्चा करना आपकी याददाश्त को और मजबूत करता है। जरूरी नहीं है कि आप जितना पढ़ते रहेंगे आपको चीजें याद होंगी। अभी आपने हमसे कहा था ना, बच्चे पूछते हैं सर याद होता है, हम क्या करें, कैसे याद होगा? प्रिय साथियों, याद आपको तभी हो सकता है जब आप बैठकर चर्चा करें अपने मित्रों के पास। मित्र वो हों जो तैयारी कर रहे हैं उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र को आपने चुना है। तो पुस्तकों का अध्ययन करने के साथ साथ बैठकर चर्चा करना, और फिर ये आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि आज क्या, दिलीप आप क्या पढ़ेंगे, अजय आप क्या पढ़ेंगे, राहुल आप क्या पढ़ेंगे, और तीनों पढ़िए अलग अलग। और पढ़ने के बाद एक समय डिसाइड करके आप बैठिए, चाहे फोन दूर हो फोन पर आइए, पास में हो तो एक साथ कमरे में बैठिए, हम लोग बैठिए, जिससे बात ग्रुप में बैठिए, और जिन्होंने जिस टॉपिक का अध्ययन किया है आप तीनों एक दूसरे से प्रश्न पूछिए, चर्चा करिए, आपकी तैयारी और धारदार तरीके से आगे बढ़ेगी। अजय को दोनों चीज़ों का अनुभव है, ये विद्यार्थी भी रह चुके हैं और शिक्षक भी हैं, तो आप बताइए एक शिक्षक के रूप में कि विद्यार्थियों को, खासतौर से हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को किन किन किताबों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो किताबों की बात करूं तो दिलीप ने किताबों का चर्चा कर ली है। दिलीप और राहुल ने वैसे जो हिंदी साहित्य के लिए अपने कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिन किताबों का उन्होंने नाम बताया, तो वो किताब सबसे शानदार है। और जितना भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उन किताबों के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि आजकल खूब प्रचलन में रही है गोविंद चंद पांडे को पढ़ना, और उसके बाद दृष्टि का भी नोट्स देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उन किताबों के साथ साथ जो भी आप कोशिश करें कि क्वेश्चन सॉल्व करें, और सॉल्व करें जितना भी आप सकारात्मक होकर सॉल्व करें। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि सकारात्मक होकर के सॉल्व करें, और जो भी तैयारी करें कम पढ़ें किंतु विश्वास के साथ पढ़ें। तो किताब कुछ विशेष जो भी है इन लोगों ने बता दिया है, तो उसी पुस्तक के आधार पे आप तैयारी करें। हाँ, अपने मन में सकारात्मक भाव रखें, एकाग्रचित हो करके, मन शांत करके, और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रख करके तैयारी करें। मैं बस इतना ही बोलूँगा।
सर मैं एक बात और ऐड जी। करना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, मैं रोकता हूँ बीच में। हम्म, पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स बनाइए। देखिए याद होने का एक और तरीका है, आप पढ़ते रहिए और कॉपी पे लिखते रहिए। जो चीज़ें आपको नहीं याद आ रही हैं आप उसको नोट करते रहिए। आप जितना ही लिखेंगे सर उतना ही आपको आपके माइंड में कंटेंट सेव होता चला जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा विद्यार्थियों से। प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, तो मैं बहुत कम ही बोलता हूँ क्योंकि विद्यार्थियों के बीच में काम करता हूँ तो अपने को विद्यार्थी महसूस करता हूँ। इन लोगों के साथ मुझे भी काफ़ी काम करने का मौका मिला और अनुभव भी रहा और इन लोगों से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों ने एकदम से रियलिस्टिक बात की, ना हमारे पास ढंग का कैमरा रहा, ना ढंग की माइक रही, कुछ रहा तो वो जज्बा रहा। और इस पूरी चर्चा का जो मुख्य बिंदु निकल कर सामने आया कि जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि मैं उनके साथ काम किया जो दिव्यांग दिव्यांग रहते हुए पहली बार नेट जेआरएफ निकाले हुए थे, डॉक्टर राजकुमार जी, जो कि इस समय बीएचयू में प्रोफेसर रहे हैं। नहीं, उनके जो शोध निर्देशक रहे हैं आशीष त्रिपाठी सर। तो उनका राजकुमार जी का इंटरव्यू आया हुआ था आकाशवाणी केंद्र पर, जब 2:30 बजे से एक समाचार आता था, 2:30 बजे से आधे घंटे का समाचार आता था, तो उसमें उसको कवर किया गया था। तो लंबे अंतराल के बाद इन लोगों से बातचीत करने का मौका मिला और बिना किसी प्लानिंग के और अचानक हमने अपने मन की बात को रखा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। सहर्ष इन्होंने उसको स्वीकार किया और बहुत ही खुलकर बातचीत को किया है। उम्मीद है कि आप तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए कि चुनौतियाँ, संघर्ष सबके पास हैं, जिसके पास साधन है, जिसके पास साधन नहीं है, सबके पास हैं, लेकिन वही सकारात्मक सोच, मेहनत, आत्मविश्वास, एकाग्रता और कुछ कर गुजरने की जो भी साहस है, क्षमता है, उसके माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं। बाकी 4 दिन की ज़िंदगी है चीज़ें हैं और इसी को हमारे सोसाइटी में सार्थक माना जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पा गए। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि ये विद्यार्थी न सिर्फ नौकरी करेंगे, बाकी आगे अपने तरह के विद्यार्थियों को और जो भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी होंगे उनके लिए कुछ करने की हमेशा चाहत रखेंगे। तो उम्मीद है कि हमारी चर्चा आप सभी को पसंद आई होगी और एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार आप देखेंगे और ज़रूर कमेंट करेंगे और हमारा भी हौसला बुलंद करेंगे कि ताकि इस तरीके के इंटरव्यूज हम आगे लेकर आएँ। सर डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की एक पंक्ति में कोट करूँगा अपने विद्यार्थी साथियों के लिए कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अक्सर सवाल उठता है ना कि कर्म और किस्मत में बड़ा कौन है। मैं मानता हूँ कर्म और किस्मत दोनों बराबर यदि पलड़े में खड़े हो जाएं तब आपकी सफलता और नज़दीक है। तो अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक काम में कभी देर न कीजिए साहब, क्योंकि देर होती है तो होती ही चली जाती है। बिल्कुल। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि कैमरे पर हमारा साथ दिए प्रेमजीत, जो कि इस समय एमए के विद्यार्थी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही हैं, चूँकि जब भी 2 बार इन्होंने जेआरएफ भी क्वालिफाइड किया हुआ है। चूँकि कैमरा उनके हाथ में तो हम दिखा नहीं सकते, कभी और इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा तो ज़रूर हम करेंगे। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से जब भी मैं मिलता हूँ तो अपने एकेडमिक जीवन को मैं भूल जाता हूँ और विद्यार्थी ही बना रहता हूँ। बातें बहुत सारी हैं लेकिन यहीं पर हमें विराम लेना पड़ेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।